कैसे हैं आप सभी। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑन अध्यापक अकेडमी, जहां हम करते हैं सीटेट पेपर 2 की प्रिपरेशन। तो पिछली वीडियोस में हमने 28 दिसंबर 2022 सीटेट एसएसटी पेपर 2 के 30 क्वेश्चन किए थे और उन्हें डिटेल वाइज समझा था। और इस वीडियोस में हम रिमेनिंग 30 क्वेश्चंस करेंगे और इनके साथ साथ ये भी जानेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर और किस बुक में से आया, ताकि आप खुद पेपर को एनालाइज कर पाएँ कि कौन सा चैप्टर या फिर कौन सी बुक कितनी इम्पोर्टेंट रखती है सीटेट पेपर 2 में, और जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी प्रिपरेशन के दौरान। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से कोई नया है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, और जिन भी दोस्तों को ज़रूरत है या फिर जो भी सीटेट पेपर 2 एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ हमारी वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि हम और अच्छी से अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम इस चैनल पर सीटेट एनसीईआरटी चैप्टर वाइज कराते हैं, जो कि सभी पॉइंट्स को कवर करता है जो सीटेट में पूछे गए हैं। तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। तो ये क्वेश्चन कहता है कि हमारा क्वेश्चन कहता है कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा राज्यपाल और चौथा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर है हमारा थर्ड, राज्यपाल। राज्यपाल ही मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो चलिए जानते हैं कि कौन से क्वेश्चन चैप्टर में से आया और क्लास में से आया। तो ये आया हमारे क्लास 7 चैप्टर नंबर 3, राज्य शासन कैसे काम करता है। तो आगे बढ़ते हैं। 32 निम्नलिखित कथनों ARR पर विचार करें और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, कर्ज किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है, जिसके बोझ से दबकर कई किसानों ने आत्महत्या तक कर ली है। कथन आर कहता है कि छोटे किसानों को बीज, खाद व कीटनाशक जैसे सामानों को खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लेते हैं, जिसे कई बार किसान चुका नहीं पाते। तो ए और आर दोनों सही हैं, और ये आत्महत्या का कारण भी बताता है कि कई बार किसान कर्ज लेते हैं और चुका नहीं पाते। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा, ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। भारत में किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। ए ऑप्शन है बेगार, बी अनियमित, सी दिहाड़ी, डी असंगठित। तो इसका आंसर है हमारा बेगार, आंसर नंबर 2 केवल ए। आगे बढ़ते हैं। 34 भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह है। तो ये वाला हमारा प्रश्न आपको क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 सरकार क्या है में मिलेगा। तो देखते हैं, इसमें ऑप्शन दिए हैं समुदायों की बड़ी संख्या, दूसरा सीमांत छात्रों की सुरक्षा, क्षेत्रों की सुरक्षा, तीसरा रियासतों का तुष्ट करना, चौथा ब्रिटिश शासन के समय व्यवस्था की अच्छी जानकारी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, समुदायों की बड़ी संख्या। क्योंकि भारत एक अधिक जनसंख्या वाला देश है और इसको संभालने के लिए अधिक स्तर पर सरकार की होने की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं। 35 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लड़कियों की तुलना में
लड़के एक बेहतर स्काउट लीडर बनते हैं। बी, लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती हैं। सी, लड़कियां सौम्य, कोमल और अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं। डी, लड़के दबंग और उग्र होते हैं। तो कौन से कथन रूढ़िवादिता को पोषित करता है? तो रूढ़िवादिता होता क्या है? तो रूढ़िवादिता अगर हम कहें कि जिन चीज़ों के बारे में हम पहले से ही कोई अपनी सोच बना लेते हैं और उसे समय के अनुसार बदलते नहीं हैं, तो हमारी रूढ़िवादिता होती है। जैसे हम कहते हैं कि इस काम को लड़के कर सकते हैं, लड़कियां नहीं, और क्लास के मॉनिटर लड़के ही हो सकते हैं, लड़कियां नहीं। तो ये सब क्या होती है? ये रूढ़िवादिता के उदाहरण होते हैं। और तो इसमें कौन कौन से कथन हैं जो रूढ़िवादिता को पोषित करते हैं? तो हमारा ए, सी और डी ये तीनों रूढ़िवादिता को पोषित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2। और ये हमारा आया किस चैप्टर से है? ये हमारा 6th क्लास चैप्टर नंबर 2 विविधता एवं भेदभाव से लिया गया है। आगे देखते हैं 36। निम्नलिखित में से कौन से भारत की संसद बनाते हैं? ए, राज्यसभा। बी, लोकसभा। सी, राज्य विधानसभा। डी, राष्ट्रपति। तो राज्य विधानसभा को छोड़कर ये तीनों हमारी भारत की संसद बनाते हैं। तो सी को छोड़कर ए, बी और डी ऑप्शन नंबर 4। और ये हमारा लिया किससे है? तो कक्षा 8 पॉलिटिकल साइंस पार्ट 3 संसद तथा कानूनों का निर्माण। आगे देखते हैं 37। भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को चाहिए। पहला, प्रभुत्वशाली धर्म को अन्य धर्म को अपने तहत लाने के लिए प्रोत्साहित या प्रेरित करना। सेकंड, राष्ट्र निर्माण के लिए धार्मिक गतिविधियों में शामिल होना। थर्ड, किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना। फोर्थ, देश में धार्मिक संघर्ष विवाद में हस्तक्षेप नहीं करना। तो 38 का है हमारा 3, किसी भी एक धर्म को समर्थन नहीं देना। तो एक तो 37 का है 3, किसी भी एक धर्म को समर्थन नहीं देना। और ये कौन से बुक या चैप्टर में से लिया गया है? तो हमारी ये बुक है 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर नंबर 2 धर्मनिरपेक्षता की समझ। तो आप जाकर इसे चेक कर सकते हैं अभी। आगे देखते हैं 38। भारत के पास एक एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। निम्नलिखित में से कौन सा इस वाक्य की बेहतर व्याख्या करता है? तो ए ऑप्शन हमारा, व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है अगर वह निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है। तो ये वाला हमारा सही है। बी देखते हैं, ऊपरी अदालतों द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी नहीं होते। ये गलत है हमारा, क्योंकि ऊपरी अदालत के उच्च न्यायालय का ऑर्डर सभी निचली अदालतों को मानना पड़ता है। तो इसमें हमारा रहेगा 3, केवल ए सही है। और ये कौन से चैप्टर से लिया गया है हमारा ये? तो क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम है न्यायपालिका। आगे देखते हैं 39। किसी समुदाय के घेटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा होता है। पहला, उसका बाकी समाज से अलगाव। दूसरा, उसकी संस्कृति का विविधीकरण। तीसरा, अल्पसंख्यकों का संरक्षण। चौथा, उनका सामाजिक सशक्तिकरण। तो हमारा 39 का क्या है? फर्स्ट, उनका बाकी समाज से अलगाव। तो मतलब जिन लोगों को पहले अलग समझा जाता था या फिर उनसे भेदभाव किया जाता था, तो उन सभी को एक इलाके में भेज दिया जाता था जो कि बहुत गंदगी भरा होता था, और उस सभी जाति के लोग उसी इलाके में रहते थे। तो उसे क्या कहा जाता था? घेटोआइजेशन।
तो ये हमारे कौन से चैप्टर में से लिया गया है? तो ये हमारी क्लास 8 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 5 हाशियाकरण की समझ से लिया गया है। आगे देखते हैं 40। फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने को जीविकोपार्जन के अधिक कार्य के रूप में देखने की एक तरफ निम्नलिखित से क्या एक कदम है? पहला, फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाके तय किए जाएं। दूसरा, ठेलों को सड़कों पर प्रतिबंध करना। तीसरा, छोटी दुकानों को ठेले की जगह स्थान देना। चौथा, ठेलों और फुटपाथ पर सामान बेचने पर स्थानीय सरकार द्वारा कर लगाना। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाके तय किए जाएं। तो ये हमारे कौन से क्लास और चैप्टर से लिया गया है? तो हमारे 6 क्लास चैप्टर नंबर 8 से लिया गया है। आगे देखते हैं 41। तो अभी 40 तक हमारे एनसीईआरटी पे बेस्ड थे। अभी 41 से 60 अर्थात 20 प्रश्न हमारे पेडागॉजी से संबंधित होंगे। तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित कथनों ए और आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में अनेक काल्पनिक एक वास्तविक दोनों वृत्तांत होने चाहिए। तो ये हमारा सही है। आर, वृत्तांत अधिगमकर्ताओं को विचार व संस्था को समझने में सक्षम बनाते हैं तथा अंत निरीक्षण को प्रोत्साहित करते हैं। ये भी सही है कि अगर सामाजिक विज्ञान की आपने बुक्स पढ़ी होंगी तो इसमें से कुछ काल्पनिक वृत्तांत के बारे में भी दिया गया है, जो कि किसी लेखक जैसे इब्न बतूता ने लिखा गया है एग्जाम्पल के तौर पर। तो उसमें बहुत सी कल्पनाएं ऐड की गई हैं जो कि सच नहीं मानी जा सकती। और इनसे होता क्या है कि विद्यार्थी अपने आप को अंत निरीक्षण करता है कि ये क्या सही भी हो सकता है या नहीं, और वो सब उसको प्रोत्साहित करते हैं। तो तो इसका आंसर फर्स्ट ए और दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या भी करता है। आगे बढ़ते हैं 42। स्कूली स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के आधारभूत उद्देश्यों को विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ाना चाहिए या फिर किस लिए पढ़ाते हैं, ताकि विद्यार्थियों को क्या लाभ हो। तो ऑप्शन नंबर ए है जानकर और तार्किक बनाना, ये सही है। बी, पेशेवर बनाना, ये भी सही है। सी, राजनीतिक रूप से अति सक्रिय बनाना। यहाँ पर आप देख सकते हैं अति सक्रिय, अति तो किसी चीज़ की भी बुरी हो जाती है, तो यहाँ राजनीतिक रूप से अति सक्रिय बनाना सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य नहीं है। सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य है कि विद्यार्थी राजनीतिक रूप से सक्रिय बन सके, ना कि अति सक्रिय। डी, सामाजिक रूप से सक्रिय बनना। तो आप ऐसे नेगेटिव वर्ड को पेपर में देखकर ही आंसर अपना मार्क कर सकते हैं। तो हमारा आंसर रहेगा इसका फोर्थ, ए, बी और डी। आगे देखते हैं 43। क्वेश्चन कहता है, विद्यार्थियों को मुगल प्रशासन के कर्मियों की विविध भूमिका एवं उत्तरदायित्व को समझने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है? पहला, सर्वेक्षण। दूसरा, भूमिका निभाना। तीसरा, समय सीमा। चौथा, खुले अंत वाले प्रश्न। तो सबसे बेस्ट क्या होता है कि अगर हम इतिहास में किसी चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, जैसे इसमें लिया गया है मुग़ल साम्राज्य या मुग़ल प्रशासन, या फिर किसी संसद को पढ़ाते हैं हम, तो उसका रोल प्ले करवा के बच्चों से करवाते हैं कि क्लास में ये वाला
हमारा राज्यसभा होगा, ये वाला पक्ष लोकसभा होगा, ये राष्ट्रपति होगा, इत्यादि करके। तो बच्चों को इससे सरलता से समझ में आ सकता है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? भूमिका निभाना, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे देखते हैं 44। विद्यालय के सादृश्य के साथ अगर सरकार के संसदीय रूप की व्याख्या की जाती है, जहाँ प्रधानाचार्य प्रधानमंत्री है, वरिष्ठ शिक्षक मंत्री परिषद है, तो यहाँ विद्यालय कर्मचारी के लिए कौन सा उपयुक्त सादृश्य होगा? पहला विधायिका, दूसरा विपक्ष, तीसरा न्यायपालिका, चौथा कार्यपालिका। तो अगर प्रधानाचार्य प्रधानमंत्री है और वरिष्ठ शिक्षक मंत्री परिषद है, तो विद्यालय कर्मचारी होंगे हमारे कार्यपालिका, क्योंकि वही सब काम करते हैं। विद्यालय कर्मचारी अधिकतर काम करते हैं, तो क्या हो गए वो हमारे कार्यपालिका। नेक्स्ट देखते हैं 45। एक शिक्षिका अपनी कक्षा का आरंभ पशु चारागाह के लिए भूमि से संबंधित मामलों पर चर्चा के लिए एकत्रित हो रहे लोगों की घटना पर चर्चा द्वारा करती है। वह निम्नलिखित में से किस पर संभावित रूप से चर्चा कर रही है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नगर प्रशासन, दूसरा पंचायती राज, तीसरा निचली न्यायपालिका, चौथा आरक्षण। तो आप इस चारागाह की हेल्प से आंसर मार्क कर सकते हैं, क्योंकि चारागाह अधिकतर गांव में होती है, और गांव में क्या होता है? होती है पंचायत राज। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2। 46 देखते हैं। कक्षा में अगर कोई विषय आवेगपूर्ण परिचर्चा को उत्पन्न करता है, तब एक शिक्षक से क्या अपेक्षित होता है? मतलब जैसे हिंदू या मुस्लिम या फिर किसी जाति धर्म के आधार पर क्लास में चर्चा की जाती है, तो टीचर को उस वक्त क्या योजनाएं या फिर विधि बनानी चाहिए जिससे क्लास का संतुलन बना रहे? तो 46 फर्स्ट है हमारा, शिक्षक को सभी विद्यार्थियों को शांत कराना चाहिए और परिचर्चा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देना चाहिए। तो किसी भी चर्चा को अनिश्चित स्थगित करने से कोई लाभ मिलता नहीं है, ये सही नहीं है हमारा। सेकंड, शिक्षक को ऐसे मामलों पर परिचर्चा परिपक्वता से करानी चाहिए ताकि स्वतंत्र विचारों के साथ दृढ़ रूप से चर्चा की जा सके, ये हमारा सही है। आगे देखते हैं एक बार। थर्ड, शिक्षक को ऊंचे स्वर में बोल रहे हैं उन्हें डांट देना चाहिए, ये भी गलत है। फोर्थ, शिक्षक आरंभ में ही ऐसे विषयों को काट देना चाहिए, ये भी गलत है। अगर आरंभ से ही काट देगा तो छात्रों को उसके बारे में जागरूक कैसे किया जाएगा कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है और भेदभाव क्या होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड ही बेस्ट है। आगे देखते हैं 47। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका और जिम्मेदारी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। ए, उसे विद्यार्थियों का गतिविधियों और परियोजनाओं के साथ मनोरंजन करना चाहिए। तो ये कुछ ठीक नहीं है हमारा। बी, उसे एक ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो समकालीन घटनाओं और मुद्दों के ज्ञान से खुद को सूचित रखता हो, ये सही है। अगर एक टीचर को ही आता नहीं होगा तो वो क्या पढ़ाएगा बच्चों को? तो उसे समकालीन घटना और मुद्दों पर ज्ञान होना चाहिए और जिससे वो बच्चों को ज्ञान प्रदान कर सकें। सी, शिक्षार्थियों को उनके दैनिक जीवन और स्कूली जीवन से संबंध स्थापित करने में मदद करें। तो ये भी हमारा सही है कि विद्यार्थियों को उसके सामाजिक, उसके निजी जीवन और स्कूली जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। जैसे हम त्रिभाषा सूत्र में देखते हैं, मातृभाषा ही बच्चे के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। डी देखते हैं,
शिक्षार्थियों के लिए नतीजा आधारित कक्षा वातावरण सुनिश्चित करें। ये गलत है, क्योंकि खाली नतीजा ही या फिर रिजल्ट ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा थर्ड रहेगा, बी और सी। 48 का देखते हैं। कक्षा में जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करते समय शिक्षक को निम्न में से किस पर अधिक केंद्रित करना चाहिए। ए, चूँकि घर का कार्य का मूल्य नहीं चुकाया जाता है, इसलिए उसे उत्पादक कार्य नहीं समझा जाना चाहिए। तो ये गलत है। ये हमारा लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ाता है। बी, लैंगिकता के मुद्दे सिर्फ महिलाओं और लड़कियों से जुड़े होते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि कभी कभार पुरुषों को भी कहा जाता है कि जैसे अपनी क्लास में देखा होगा, फ्रेंड्स कहते हैं अरे तो लड़कियों की तरह रो रहा है, या फिर किसी भी तरह से उन्हें लड़कों और लड़कियों दोनों को लैंगिकता से गुजरना पड़ता है। सी, यह दर्शाने के लिए कि समाजीकरण हर जगह एक जैसा नहीं है, केस स्टडीज़ का प्रयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही है, केवल सी। आगे बढ़ते हैं। 49, लैंगिक बराबरी की समझ को बेहतर करने के लिए निम्न में से कौन सा उदाहरण कक्षा में चर्चा के दौरान किया जा सकते हैं। ए, राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगान का हमारे लैंगिक बराबरी से कोई मतलब नहीं बनता। बी, सुल्ताना की स्वप्न कहानी, ये सही है। डी, सी, मताधिकार आंदोलन, ये भी सही है। डी, महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, बी, सी और डी, ऑप्शन नंबर 2। 50 देखते हैं। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने कक्षा में भेदभाव के विषय पर चर्चा करना चाहती है। निम्न में से कौन सा उदाहरण चर्चा के लिए उपयुक्त रहेगा। तो ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन के अनुभव, ये सही है कि आपने पढ़ा होगा बुक्स में कि भीमराव अंबेडकर जब एक बार रेलवे स्टेशन पर गए थे तो उन्हें नीची जाति का समझकर कोई भी बैलगाड़ी वाला अपने साथ नहीं बैठा रहा था। बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि की पुस्तक जूठन, ये भी सही है। इसमें भी इन्होंने स्कूल व्यवस्था की, उन्हें स्कूल से बाहर पढ़ाया जाता था, पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता था, इत्यादि पर चर्चा की है। सी, भारत का संविधान बनाने की प्रक्रिया, तो इसमें भेदभाव जैसा कोई वर्ड आता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी रहेंगे। तो आंसर है हमारा बी, ए और बी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 51 देखते हैं। भेदभाव के संप्रत्यय का परिचय देने के पश्चात एक माध्यमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को निम्न सामाजिक स्तर के लोगों द्वारा अनुभव किए जाने वाले भेदभावों की समीक्षात्मक जांच के लिए संलिप्त करना चाहते हैं। निम्न में से कौन सी गतिविधि या गतिविधियां उनकी पाठ योजना में स्थान पा सकती हैं। ए, दिए गए विषय पर वाद विवाद का आयोजन करना, ये हमारा सही है, क्योंकि अगर बच्चे वाद विवाद करेंगे तो वो जान पाएंगे कि क्या गलत है और क्या सही है जब निष्कर्ष निकाला जाएगा। बी, भेदभाव क्या है, एक व्याख्यान देना। तो व्याख्यान देना कोई अच्छी विधि नहीं मानी जाती, इसमें ये खाली टीचर सेंटर्ड विधि है, तो इसलिए अच्छी नहीं है। सी, भेदभाव से संबंधित अखबार के लेखों को एकत्र करना, तो हमारे ए और सी सही हैं, क्योंकि अखबार में विभिन्न लोगों के विचार जानने का छात्रों को मौका मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए और सी। 52 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका पर निम्नलिखित कथनों पर विचार, विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन है, किसी आर्थिक व सामाजिक मुद्दे पर एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को बहुत बहुल दृष्टिकोण की समझ होनी चाहिए।
ये हमारा सही है कि किसी भी टीचर की सोच खुली होनी चाहिए और उसे उस पर्टिकुलर टॉपिक पर सभी जानकारी होनी चाहिए। और गरीबी तथा जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दों की कई तरीकों से व्याख्या करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है और AR की व्याख्या भी सही करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 53 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए, माध्यमिक स्तर के उपरांत विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के विषय में अंतर्गत कई अन्य विषयों का अध्ययन करने की ज़रूरत होती है और यह पाठ्यचर्या का भार को बढ़ाती है। तो हमारा ये कथन आर देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में पाठ्यचर्या भार के लिए मुख्य कारण यह है कि जिस तरह से स्कूली बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम सामग्री का विकास किया गया है वह बोधगम्य नहीं है। तो हम किसी भी सामग्री को बोधगम्य नहीं कह सकते, पर हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि अन्य उपविषयों को अध्ययन करने की ज़रूरत होती है और यह पाठ्यचर्या को भार को बढ़ाती है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सभी विषय हमारे सम्मिलित हो जाते हैं। तो इन सब को जानने के लिए, डिटेल में पढ़ने के लिए हमें कभी कभार बाहर के स्रोतों की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि पाठ्यचर्या के भार को बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा, ए सही है परंतु आर गलत है। 54 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको सामाजिक विज्ञान की कक्षा में द्वितीयक स्रोत की तरह माना जा सकता है? तो ये वाला क्वेश्चन सीटेट में हर बार पूछा जाता है कि प्राथमिक स्रोत होते हैं। जैसे मैं अपनी कोई बुक लिखूं तो वो क्या होगी? प्राथमिक स्रोत। या फिर भारत का संविधान प्राथमिक स्रोत है, और लेकिन अगर उसमें से कुछ चीज़ें जो दूसरे देशों से ली गई हैं वो क्या कहलाई जाएंगी? द्वितीयक स्रोत। तो देखते हैं। भुज में भूचाल के समय की फ़ोटो एवं इसके विवरण। तो ये प्राथमिक स्रोत है हमारा, क्योंकि वो फ़ोटो उसी समय खींची गई है जब वो काम हो रहा था। दूसरा, अखबारनामा पर लेखों के संपादित संकलन। तो ये गलत है। ये हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड ही है, जो कि द्वितीयक स्रोत माना जा सकता है, क्योंकि एक तो अखबारनामा क्या हुआ? ये हुआ हमारा प्राथमिक स्रोत, पर उसके लेखों के संपादित संकलन करना मतलब उस पर और कुछ लिखना, तो क्या हो गया? वो हो गया द्वितीय लेख। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही है। आगे बढ़ते हैं। 55, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो ए, विश्लेषणात्मक रूब्रिक। बी, जांच सूची। सी, समग्रक रूब्रिक। तो विश्लेषणात्मक रूब्रिक क्या होता है? जिसमें हम हर चीज़ को डिटेल में जांचते हैं। और समग्रक रूब्रिक क्या होता है हमारा? कि जिसमें सारी चीज़ को एक बार में ही जज कर लिया जाता है। जैसे हम कोई PPT बनाते हैं, तो जैसे हम विश्लेषणात्मक की बात करें कि अगर मान लीजिए हमने PPT बनाया या फिर कोई ऐसे लिखा है, तो हम इसमें अलग अलग नंबर देते हैं कि राइटिंग के हमारे 5 नंबर होंगे, ग्रामर के इतने मार्क्स होंगे और कंटेंट के हमारे इतने मार्क्स होंगे। तो ये होता है हमारा विश्लेषणात्मक रूब्रिक। और समग्र रूब्रिक क्या होता है? कि हम टोटल उसके बेस पे कि प्रदर्शन कैसे किया है डायरेक्ट उसे नंबर दे देते हैं कि जी इतने से इतने। तो ये होता है समग्र रूब्रिक। और जांच तो देखते हैं। तो विश्लेषणात्मक रूब्रिक फर्स्ट दिया है इसमें प्रदर्शन वर्णक और अधिगम निष्कर्ष लिए हुए। मतलब इसमें जैसे मैंने बताया आपको, जैसे कोई ऐसे दे दिया तो उसमें प्रदर्शन दिया जाएगा कि
इसमें इतने नंबर है, इसमें इतने नंबर है। तो ए का हमारा फर्स्ट, बी और सी देखते हैं। समग्र प्रक रूब्रिक, तो मैंने बताया था कि इसे सभी चीज़ें एक साथ विश्लेषण कर ली जाती हैं, आकलन कर ली जाती हैं। तो इसका हो गया एकाकी मानक, तो समग्र रूब्रिक, और बचा हुआ हमारा जांच सूची, दोहरे मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णन। तो आंसर हमारा थर्ड। आगे देखते हैं 56। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन करता है? तो कौन सा क्वेश्चन ऐसा होगा हमारा कि जिसमें बालक दिमाग से सोचेगा? संज्ञानात्मक मतलब अर्थात दिमाग से रिलेटेड। ये है हमारा 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे? तो ये हमारा कुछ ही टॉपिक होंगे, और ये मतलब इसमें कुछ ही पॉइंट्स होंगे जो कि छात्र दे पाएंगे। तो इसमें दिमाग का प्रयोग कहाँ होगा? तो दिमाग का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ छात्र अपनी कल्पनाएं दूर दूर तक ले जा सके। बी देखते हैं। आर्थिक गतिविधियों और गैर आर्थिक गतिविधियों के बीच एक अंतर लिखिए, उपयुक्त उदाहरण दीजिए। तो इसमें प्रत्येक बच्चा अपनी अलग अलग सोच का प्रयोग कर कर अंतर बताएगा। सी, प्रत्यक्ष कर क्या है, उदाहरण दीजिए। तो इसमें भी बालक अलग अलग एग्जाम्पल दे सकते हैं। 3, दक्षिण एशिया में कई देशों में शासन के संघीय तंत्र नहीं है, तो व्याख्या कीजिए। इसमें भी संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन होता है। तो ऑप्शन नंबर 2, बी, सी और डी। 57 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों केवल तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं? तो तथ्यात्मक क्या होता है? जो कि बुक्स में लिखे होते हैं डायरेक्ट, या फिर जिनका केवल 1 या 2 लाइन में आंसर होता है। कि देखते हैं। ए, जलवायु और मौसम की परिभाषा दीजिए। भारत में मुख्य मौसम कौन से हैं? तो इसमें ये तथ्य हो गया कि तथ्य फैक्ट्स ज़्यादातर चेंज नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक है। बी देखते हैं। आज के समय में और महाजनपदों के समय में गांव की व्यवस्था करने में 3 अंतर दीजिए। तो ये हमारा तथ्यात्मक प्रश्न नहीं है। सी, वनस्पति जगत और प्राणी जगत की उपस्थिति खाद्य के निर्माण पर किस प्रभाव डालती है? तो ये भी तथ्यात्मक नहीं है। डी, लोगों को संसाधन के रूप में व्यक्त करने से आप क्या समझते हैं? तो ये भी तथ्यात्मक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट केवल ए। आगे देखते हैं। RTE एक्ट 2009 के अनुसार आकलन प्रक्रमों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसके लिए आपको RTE एक्ट 2009 की जानकारी होनी चाहिए। तो देखते हैं। ए, बच्चों का सार्वजनिक विकास। बी, ज्ञान के स्थानीय से वैश्विक पहलुओं को जोड़ना, ये हमारा सही है। सी, क्रियाकलाप खोज व अन्वेषण द्वारा सीखना, ये भी सही है। बाल स्नेही और बाल केंद्रित रीति में सीखना, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, बी, सी और डी। 59 देखते हैं। विद्यालयों में आकलन निम्नलिखित कारणों से किया जाता है, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए, विद्यार्थियों को उनके अधिगम संबंधी उपलब्धियों को प्रमाणित करना, ये हमारा सही है। बी, विद्यार्थियों
द्वारा जिन अधिगम संबंधी कठिनाइयों का सामना किया गया है उनको समझना, ये भी सही है। सी, शिक्षकों को विद्यालय के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए, ये हमारा ऑप्शन गलत है। डी देखते हैं, अधिगम संबंधी कठिनाइयों से उभरने के लिए, तरीकों और साधनों का पता करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो आंसर है हमारा थर्ड, केवल ए, बी और डी। नेक्स्ट और लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न मुख्यतः सामाजिक विज्ञान के अधिगम, निष्कर्ष, तदानुभूति, समीक्षा और संवेदनशीलता के विकास हेतु योग्यता का विकास का आकलन करते हैं? ए, अपने क्षेत्र में भौम जल को पुनर्संचित करने की विधियों का उल्लेख कीजिए। बी, भारत के ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा करना अत्यंत दुष्कर होता जा रहा है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? सत्यापित कीजिए। सी, भारत के गांवों के एक बड़े भाग के बच्चे कुपोषित हैं, व्याख्या कीजिए। डी, राष्ट्र के एकीकरण में कौन सी बाधाएं हैं? तो इसमें किसमें संवेदनशीलता झलकती है? तो हमारे ऑप्शन नंबर बी और सी में संवेदनशीलता झलकती है, तो ऑप्शन नंबर 2, केवल बी और सी। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।